आप में से बहुत सारे लोग जयललिता के व्यक्तित्व से तो परिचित होंगे, लेकिन उनके राजनीतिक सफर के बारे में शायद आपको ज्यादा जानकारी नहीं होगी। एआईएडीएमके के मंत्री, सांसद, विधायक, नेता और समर्थक जयललिता को अम्मा और पुरातची थलाइवी यानी क्रांतिकारी नेता के नाम से पुकारते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसे समझने के लिए आपको जयललिता के राजनीतिक जीवन को करीब से देखना और समझना जरूरी है। एमजी रामचंद्रन तमिल फिल्मों के सुपरस्टार थे। 1930 के दशक से लेकर 1984 तक उन्होंने तमिल फिल्मों में काम किया। तमिल फिल्मों में उनकी और जयललिता की जोड़ी ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। ये एक सुपरहिट जोड़ी थी। जब एमजी रामचंद्रन फिल्मों से राजनीति में आए तो जयललिता को भी वो अपने साथ ले आए। एमजी रामचंद्रन ने ही एआईएडीएमके का गठन किया था। 1982 में जयललिता ने एआईएडीएमके की सदस्यता ग्रहण की और वर्ष 1983 में पार्टी की स्टार प्रचारक बन गई। उन्होंने पहला चुनाव तिरुचेंदूर सीट से जीता था। एमजी रामचंद्रन ने 1984 में उन्हें राज्यसभा में भेज दिया। उसके बाद वर्ष 1988 में एमजी रामचंद्रन के निधन के बाद एआईएडीएमके दो हिस्सों में बंट गई। इसमें से एक हिस्से का नेतृत्व एमजीआर की पत्नी जानकी कर रही थी और दूसरे का नेतृत्व जयललिता कर रही थी। जयललिता खुद को एमजीआर का राजनीतिक उत्तराधिकारी मानने लगी, लेकिन उस वक्त तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष पीएच पांडियन ने जयललिता के गुट के 6 सदस्यों को अयोग्य करार दे दिया और जानकी रामचंद्रन तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई एमजीआर के निधन के बाद। वर्ष 1989 में हुए विधानसभा चुनावों में जयललिता के गुट ने 27 सीटें जीती और वो विपक्ष की नेता बन गई। लेकिन 25 मार्च 1989 को तमिलनाडु की विधानसभा में जो कुछ भी हुआ, उसने लोगों में जयललिता के प्रति सहानुभूति बढ़ा दी। सत्ता पक्ष यानी डीएमके के सदस्यों और एआईएडीएमके के सदस्यों के बीच विधानसभा में हाथापाई हुई और जयललिता के साथ काफी जोर जबरदस्ती की गई। अपनी फटी हुई साड़ी के साथ जयललिता विधानसभा से बाहर आई और यही वो दिन था जब जयललिता ने सदन से निकलते हुए कहा था कि वो अब मुख्यमंत्री बनकर ही इस सदन में वापस आएंगी, वरना कभी नहीं आएंगी। इसके बाद वर्ष 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद हुए चुनावों में जयललिता ने कांग्रेस से चुनावी समझौता किया और इस गठबंधन ने 234 में से 225 सीटें जीत ली, जिसके बाद वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गई। अपने जीवन के सफर के बारे में चर्चा करते हुए एक बार जयललिता ने कहा था कि उनकी जिंदगी के 1/3 हिस्से पर उनकी मां का प्रभाव था, दूसरे 1/3 हिस्से पर एमजी रामचंद्रन का प्रभाव था और बाकी बचे 1/3 हिस्से पर उनका हक था। आज हमने जी न्यूज की लाइब्रेरी से कुछ ऐसी तस्वीरें निकाली हैं जो जयललिता के राजनीतिक वजूद को करीब से समझने में आपकी मदद करेगी। जो जयललिता के व्यक्तित्व का मतलब समझता है, वो जयललिता के सामने लगभग जमीन में बिछ से गए एआईएडीएमके के सांसदों, विधायकों और नेताओं को चाटुकार नहीं कहेगा। क्योंकि वो तमिलनाडु की अम्मा रही हैं, मां। जयललिता की असल राजनीति 1991 से शुरू हुई, जब वो तमिलनाडु में पहली बार मुख्यमंत्री बने। तमिलनाडु में सत्ता की कमान जब उनके हाथ में आई तो वही राजनीति का चेहरा भी बन गई और राजनीति का मुद्दा भी। कहते हैं 1989 में डीएमके के एक मंत्री ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया और तभी से डीएमके सुप्रीमो करुणानिधि के साथ उनका 36 का आंकड़ा बना। 1990 के दौर में अपने पहले मुख्यमंत्री पद के दौरान वो भी दूसरे मुख्यमंत्रियों की तरह अपना कामकाज देख रही थी, लेकिन उनके सियासी करियर में हिचकोले तब आने लगे जब उन पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगा। 1996 में सुब्रमण्यम स्वामी ने जयललिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज कराया
उसी साल विधानसभा चुनाव में भी उनकी हार हो गई और उसी साल आयकर विभाग के छापे पड़े और वो पूरे देश में भ्रष्टाचार के आरोपों में सुर्खियों में आ गई। 1996 से जयललिता तमिलनाडु में विपक्ष की नेता थी, तो उधर केंद्र की राजनीति में अटल युग की शुरुआत हो रही थी। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार संख्या बल पर कमजोर थी, तो ये मौका था जब जयललिता किंग मेकर बनने वाली क्वीन के तौर पर उभर कर आई। जयललिता ने मार्च 1998 में अटल सरकार को समर्थन का पत्र सौंपा, लेकिन इसके लिए खुद अटल बिहारी वाजपेयी को जयललिता को मनाना पड़ा। अटल ने फोन पर बात की और अपने दूत जसवंत सिंह को उनसे मुलाकात के लिए चेन्नई भेजा। 1998 में जयललिता का समर्थन पत्र आने में कई दिन लगे थे, लेकिन जब उन्होंने अटल को समर्थन दिया तो तमिलनाडु की राजनीति को साध कर दिया। With regard to several damaging reports that have been planted about me in the press over the last few days. Now these relate to the delay in sending the letters of support from the AIADMK and its allies to the BJP to form the next government at the center. अटल सरकार को जयललिता के समर्थन की कीमत ही थी राज्य की तत्कालीन करुणानिधि सरकार की बनी। तब की एनडीए सरकार की पार्टनर रहते हुए जयललिता लगातार करुणानिधि सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रही थी। Regard to the security of the nation is going from bad to worse in Tamil Nadu, and we have constantly been appealing to the center to step in and take appropriate action. We will continue to do so. अटल सरकार के लिए हालात ये हो गए कि कभी जसवंत सिंह तो कभी प्रमोद महाजन तो कभी जॉर्ज फर्नांडीज जयललिता को मनाने के लिए चेन्नई जाते रहे। Discussed matters of running our coalition, and I told her that there are problems, internal, intra-party or intra-ministerial and so on and so forth in any government. And when we have a large coalition, if there are issues on which one has to get solutions, then you should not consider that as only your party problems. They are the problems of all of us, and collectively we should decide it. अटल बिहारी वाजपेयी की कोशिश बेकार रही और 1 साल 1 महीना और 16 दिन बाद जयललिता ने अटल सरकार की बैसाखी छीन ली। I have just handed over a letter to the President communicating the decision of the AIADMK to withdraw support to the government headed by Shri Vajpayee with immediate effect. 1999 में अटल सरकार से समर्थन वापसी के बाद ये वो दौर था जब जयललिता की पार्टी AIADMK और सोनिया की अगुवाई वाली कांग्रेस साथी बन गए थे। 2001 में डीएमके को बुरी तरह रौंदने के बाद जयललिता दोबारा तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बन गई। इस दौर में करुणानिधि की पिछली सरकार में भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते खूब परेशान हुई जयललिता को उनसे बदला लेने का मौका तब मिला जब करुणानिधि फ्लाईओवर घोटाले की वजह से कटघरे में थे। 2001 में जयललिता की पुलिस मीडिया के कैमरों के सामने पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि को घसीटते हुए गिरफ्तार करके ले गई। ये वो दौर था जब उन्होंने शक्तिशाली कांची पीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती को भी हत्या के एक मामले में गिरफ्तार करने का साहस दिखाया। यह जयललिता का राजनीतिक दमखम ही था कि 2003 में जब डाक कर्मचारी हड़ताल पर गए तो उन्होंने एक साथ 1,70,000 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। लेकिन मुख्यमंत्री पद के इस कार्यकाल के बीच में उन्हें भ्रष्टाचार के मामलों की वजह से कुर्सी छोड़नी पड़ी। ओ पनीरसेल्वम जयललिता बने, लेकिन निचली अदालत से राहत के बाद वो उपचुनाव जीतकर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी। लेकिन 2006 का विधानसभा चुनाव जयललिता के खिलाफ नतीजों वाला रहा। जयललिता की राजनीति 2011 तक कांटों भरी रही, लेकिन 2011 में तमिलनाडु की जनता ने एक बार फिर उन्हें गद्दी सौंप दी। हालांकि भ्रष्टाचार के आरोप जयललिता का पीछा नहीं छोड़ रहे थे। 2014 में स्पेशल कोर्ट ने उन्हें 4 साल की सजा सुनाई और एक बार फिर सत्ता की कमान करीबी पनीरसेल्वम को सौंपी गई। लेकिन राजनीति का यह वनवास ज्यादा दिन नहीं रहा। 2015 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने जयललिता को बरी कर दिया। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ 5वीं बार ली। 2016 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो जयललिता का करिश्मा एक बार फिर लोगों के सिर चढ़कर बोला। वो खुद राजनीति की क्वीन रही और अपनी सियासत को साधते हुए वो किंग मेकर भी बनी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
कितनी अजीब सी बात है कि इसी वर्ष मई में, यानी करीब 7 महीने पहले आए चुनावी नतीजों में जयललिता ने दोबारा जीत हासिल करके एक इतिहास रच दिया था। तमिलनाडु में पिछले 32 वर्षों में पहली बार कोई पार्टी लगातार 2 बार सत्ता हासिल करने में कामयाब हुई थी। इस वर्ष जयललिता की पार्टी ने तमिलनाडु की 234 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से उनकी पार्टी को 135 सीटें मिली थीं और वो फिर से लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गई थी। जबकि चुनाव से पहले हुए तमाम एग्जिट पोल्स में कांग्रेस और डीएमके के गठबंधन को विजेता बताया जा रहा था, लेकिन जयललिता ने तमाम राजनीतिक पंडितों की बोलती बंद कर दी और शानदार जीत हासिल की। डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन को सिर्फ 96 सीट ही तब मिली थी, लेकिन तब शायद खुद जयललिता ने भी नहीं सोचा था कि उनकी ये कामयाबी इस तरह बीच में रुक जाएगी और उनकी सेहत खराब हो जाएगी। यहां आपसे एक जरूरी बात कहना भी बहुत जरूरी है। वो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं जो हमारे देश के मीडिया की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न खड़े कर रही है। आपको शायद, मैं कह नहीं सकता कि जानकारी है या नहीं है, लेकिन हमारे देश की मीडिया का एक वर्ग आज सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है। लोग आज हमारे देश के न्यूज चैनल्स के बारे में काफी बातें कर रहे हैं और इसकी वजह है जयललिता की मौत की अफवाह को मिर्च मसाला लगाकर पेश करना। जयललिता के निधन की आधारहीन और झूठी खबर फैलाकर मीडिया के एक वर्ग ने आज बेहद गैर जिम्मेदार रवैये का परिचय दिया है। एक तरफ चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में जयललिता जिंदगी की जंग लड़ रही थी, तो दूसरी तरफ कुछ न्यूज चैनल्स और वेब पोर्टल्स ने बिना किसी औपचारिक ऐलान के मुख्यमंत्री के निधन की गलत खबर चला दी। बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने आज शाम को, और वेब पोर्टल्स ने भी, और ऑनलाइन मीडिया ने भी आज शाम को ऐसी खबरें चलाई कि जयललिता अब नहीं रही। सनसनीखेज खबर चलाकर टीआरपी बटोरने में जुटे ऐसे न्यूज चैनल्स ने इतनी संवेदनशील खबर की पुष्टि करना भी उस वक्त जरूरी नहीं समझा। हालांकि बाद में तमाम ऐसे चैनल्स को अपनी खबर सुधारनी पड़ी और जो अखबार के जो ऑनलाइन एडिशंस थे उन्हें भी ये खबर वापस लेनी पड़ी। ऐसे में अस्पताल के बाहर जुटे जयललिता के समर्थकों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसके बाद भारी संख्या में मौजूद उनके समर्थकों ने गुस्से में पथराव करना शुरू कर दिया था जब इस तरह की खबरें आई। अगर अस्पताल की तरफ से मीडिया की खबरों की खंडन उस वक्त नहीं किया गया होता तो स्थिति और भयानक हो सकती थी। अब सवाल यह है कि बिना किसी पुष्टि के किसी की मौत से जुड़ी खबर को ब्रेकिंग न्यूज बनाकर देश के सामने पेश करना किस तरह की पत्रकारिता है। हमारे देश के मीडिया में मौत की खबर को दिखाने या छापने के लिए भी रेस लग जाती है, प्रतियोगिता होती है और फिर बताया जाता है कि किसी की मौत की खबर सबसे पहले हम ही ने आपको दिखाई थी। आज का दौर एक ऐसा दौर है जब मीडिया के पास बहुत सारे सोर्सेज से सूचनाएं आती हैं, सूचनाएं बहुत तेजी से आती हैं, इनमें सोशल मीडिया भी शामिल होता है। जाहिर है ऐसे में हर सूचना को तुरंत वेरीफाई करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। इसकी वजह से गलतियां यानी एरर्स होते हैं। आपने ये भी नोट किया होगा कि न्यूज चैनल्स लाइव होते हैं, जैसे इस वक्त डीएनए में हम आपके साथ लाइव हैं और इस वक्त अगर कोई गलती चली जाए लाइव ब्रॉडकास्ट में तो फिर उस गलती का कोई सुधार नहीं हो सकता। ऐसा होता भी है बहुत बार, लेकिन जब भी हमें इस बात का एहसास होता है कि हमसे कोई गलती या गलत सूचना आपके पास पहुंच गई है तो हम हमेशा आपसे माफ़ी मांगते हैं। कभी भी हमें इस बात पर सोचना नहीं पड़ा कि गलत सूचना देने के बाद आपसे माफ़ी मांगें या नहीं। माफ़ी हम हमेशा मांगते हैं। लेकिन आपने ये भी नोट किया होगा कि आज बहुत सारे चैनल्स ने, अखबारों के ऑनलाइन एडिशंस ने ये खबर छापी और ये खबर दिखाई भी कि जयललिता अब नहीं रही, लेकिन एक ने भी उसके बाद माफ़ी नहीं मांगी। यानी आपके प्रति उनकी जो जिम्मेदारी है, यानी आप जितना भरोसा करते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पर, उसका एहसास शायद हमारे देश के मीडिया को अभी नहीं हुआ है। हम आपसे ये भी आज गुजारिश करेंगे और अपील भी करेंगे कि आप जल्दबाजी में फैलाई गई ऐसी खबरों पर ध्यान ना दें। आपको मेरी ये भी सलाह है कि सोशल मीडिया या पारंपरिक मीडिया पर भी आंख बंद करके आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। पहले आपको वेरीफाई करना चाहिए, कुछ इंतज़ार करना चाहिए और अलग अलग सोर्सेज से उस खबर को आपको पहले वेरीफाई करना होगा। हमारे देश के संस्कारों में भी ऐसा नहीं है कि किसी की मौत की खबर को इस तरह हम जल्दबाजी में किसी को जाकर सुनाएं। आपने देखा होगा अक्सर जब किसी की मौत होती है तो उसमें कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई जाती उसकी खबर को बाकी लोगों को सुनाने में।
लेकिन अब वक्त बदल गया है। मौत की खबर के लिए भी प्रतियोगिताएं हो रही हैं और रेस चल रही है, और लोग ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले मौत की खबर हम ही ने आपको दिखाई थी।